हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी जानते हो कि अभी हमने कल जो आपको न्यूज़ दी थी उसमें क्या था। न्यूज़ में दिया था कि अभी आपको 6 महीने एग्ज़ाम में लग सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीने में मैंने प्लान जो किया है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सोचा है तब तक कुछ थ्योरी क्लासेस को कवर कर लिया जाए, क्योंकि आप सभी जो है हर जगह प्रैक्टिस ही मिलती है आपको, ये कमेंट आते हैं मेरे पास, आप थ्योरी पढ़ा दीजिए। तो बात ये है कि अभी तक हमें ये लगता था कहीं एग्ज़ाम बाई चांस जल्दी ना हो जाए, तो इस वजह से हम भी प्रैक्टिस में लगे थे। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में जब 6 महीने लग रहा है तो हम थोड़ी बहुत थ्योरी और बीच बीच में प्रैक्टिस को भी कवर कर लेंगे। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वस्त्र विज्ञान का टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से पढ़ाने की, क्योंकि आप जानते हो एक बस मैं बात कहूँगी, जिन बच्चों को पता है वो इरिटेट मत होइएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बताती हूँ जो चैनल पर हमारे नए आते हैं, कि मैं यहाँ पर उंगली से लिखती हूँ। उंगली से लिखने की वजह से राइटिंग के साथ आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ओके, और बकाया मैं अपना बेस्ट दूंगी। ओके, तो टेक्सटाइल और एक बार ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही मेरे पास थोड़ी व्यवस्था होती है मैं आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ाऊँगी। अभी जो है उसके साथ थोड़ा जैसे मैं कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ आप भी करिएगा। ओके, तो वस्त्र विज्ञान क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ओके, देखो वस्त्र विज्ञान में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हम आपको धीरे धीरे अभी तक बता भी चुके हैं प्रैक्टिस में, बकाया हम बताएंगे भी। ओके, लेकिन अभी हम बिल्कुल जीरो से कहते हैं ना, शून्य से स्टार्ट करें। तो शून्य से शिखर में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वस्त्र विज्ञान का अध्ययन है वो कैसा अध्ययन है। तो ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या मुझे हर पॉइंट लिखने की आवश्यकता है? नहीं, आपको बस रिवीजन चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन तो है ये, लेकिन मतलब वस्त्र विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन हमें क्या क्या सिखाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि हमें वैज्ञानिक अध्ययन में कि वस्त्र हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होते हैं। आप जानते हो उसका हम क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए। प्राकृतिक तौर पर बात हमें कृत्रिम तौर पर कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं और कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं, कैसे हम उनको सेफली स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत ही यहाँ पर सीखते हैं। किस तरीके की परिसज्जा किस वस्त्र पर अच्छी दिखेगी, ठीक है, कौन सा कपड़ा जो है किस परिसज्जा को मतलब कह सकते हैं झेल पाता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो होती है हमें वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ही पता चलता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं परिसज्जा भी हमें विज्ञान के माध्यम से पता चलती है कि वस्त्रों पे कौन सी परिसज्जा करनी है, कॉटन पे कौन सी परिसज्जा करनी है या वूलन पे कौन सी परिसज्जा करनी है। उसके साथ ही साथ हमें जानकारी होती है किसकी, वस्त्रों के रख रखाव की। ओके, वस्त्रों के रख रखाव की हमें यहाँ पर जानकारी होती है। डीपली हम पढ़ते चलेंगे, अभी हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एवं संग्रह कि हमें कैसे स्टोर, कोई भी कपड़ा है कैसे, आप जानते हो जो हमारे वूलन होते हैं उनमें क्योंकि प्रोटीन रेशे होते हैं तो कीट पतंगे लग जाते हैं, तो कीट पतंगे से हमें कैसे सेव करना है उनको कि वस्त्रों में, उन्हीं वस्त्रों में कीट ना लगे, कीड़े मोथ ना लगे। तो उन पर हम क्या करते हैं, आजकल तो कृत्रिम तरीके से चीज़ें होने लगी हैं, परिसज्जाएँ होने लगी, तो हम उस पर मोथ प्रूफिंग के लाते हैं, मतलब कर देते हैं। तो मूथ प्रूफिंग कैसी परिसज्जा है ये कमेंट में बताइएगा, यांत्रिक परिसज्जा है या रासायनिक परिसज्जा है। मूथ प्रूफिंग जो करते हैं, कीड़ों से सिक्योर करते हैं वस्त्रों को, ये किस तरीके की परिसज्जा है, यांत्रिक है या रासायनिक, ये आप हमें बताइएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कौन सा वस्त्र कैसे धोना चाहिए, हम सभी जानते हैं जो ऊनी वस्त्र होते हैं आपके या फिर रेशमी वस्त्र है तो उसको हम कहते हैं ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ओके, शुष्क धुलाई के माध्यम से धोना चाहिए। तो ये चीज़ हमें किसने बताई? ये विज्ञान के माध्यम से हमें पता चली। ठीक है, तो धुलाई करने के तरीके हमें बताता है। ये सब चीज़ें हम वैज्ञानिक अध्ययन में सीखते हैं। ओके, ये इतना आपको पता चला। अब बात आती है कि भाई महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो अभी हम बेसिक्स ही जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है जो वस्त्र होते हैं, ये हमने विज्ञान की बात कर ली। ये किसके? सभ्यता के प्रतीक होते हैं, सभ्यता के प्रतीक होते हैं। आपने बढ़िया कपड़ा पहन रखा है, सही है, मतलब आपके ये नहीं है कि जो आजकल का जो कल्चर चल रहा है उसको मैं एक तरफ करके अगर आपसे कहूँ आपने एक बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, जैसे कि हमारे कल्चर में साड़ी चलती है, खासतौर से बड़े लोगों में, जैसे शादीशुदा महिलाएं हैं तो बढ़िया साड़ी पहन रखी है, अच्छे से बॉडी मतलब जहाँ जितनी दिखनी चाहिए उतनी दिख रही है, तो क्या ये सभ्यता है आपकी? ठीक है, आपका सभ्यता है ये, बकाया तो आप आगे समझ ही गए होगे। ओके, आगे बात करते हैं संस्कृति का प्रतीक है। जैसे संस्कृति की आप जानते हो मुस्लिम क्या करते हैं, बुर्का पहनते हैं, हिंदू धर्म में लेडीज साड़ी पहनती है, ठीक है, पुरुष क्या पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते थे,
पहले टोपी भी लगाते थे, तो ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अभी भी आप बहुत से स्थान ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम चले जाएं बंगाल की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं, तो महाराष्ट्र में चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो उनका कल्चर है। कितना 9 मीटर की साड़ी होती है चंदेरी सिल्क की, ठीक है, 9 मीटर की साड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कल्चर को हमारे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, ये हो गई आपकी संस्कृति का प्रतीक। एवं अगर आपसे बात की जाए इसके अलावा, तो ये हमें सामाजिक, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सामाजिक, ओके, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी ये हमें प्रदान करती हैं। कैसी? सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संस्कृति भी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक जो है हमें संतुष्टि प्रदान करती। कैसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक? आपने क्या किया, वस्त्र, आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हो और आपने बहुत कॉमन से बस कपड़े पहन रखे हैं, बहुत कॉमन कपड़े हैं आपके, हो सकता है बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हैं, हो सकता है थोड़े बहुत गंदे भी हों, हो सकता है कहीं से कटे फटे भी हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सामाजिकता को दिखाएगा, मतलब समाज में आपकी फिर वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। वहीं पर आपने क्रीज किए हुए, मतलब प्रेस किए हुए, आयरनिंग किए हुए अच्छे से कपड़े, फिटिंग के, मतलब फिटिंग एक नॉर्मल फिटिंग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके शरीर इधर उधर निकल रहा है, ऐसा नहीं, आपने आपके शरीर के हिसाब से फिटिंग ले रखी है, तो क्या है, लोग आपको पसंद करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे कपड़ों से ही सबसे पहले लोग हमारी जो पर्सनालिटी को मेज़र करता है, उसे नहीं पता है पैसा कितना है, उस जो भी नया व्यक्ति मिलेगा, बस उसे इतना दिख रहा है कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, उसी से वो आइडिया लगा लेगा कि आपके पास क्या है। कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो रहन सहन के स्तर से ही ये पता चल जाएगा कि आपके पैसे वाले हो या गरीब हो, कौन हो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सोशल तौर पर हम खरे उतरते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसा होता है तो हम मन से खुश होते हैं, तो हमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वस्त्र के विषय में हमने बात की। अब आज हम टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैं सोचूंगी बहुत ज़्यादा लंबी ना खींचूं, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको हम 5-10 मिनट में फ्री कर दें। भाई थ्योरी क्लास है, थोड़ा तो समय देना ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। कोया क्या होता है? अब मैं टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी लिख देती हूँ थोड़ा, ओके, ठीक है। टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी, ओके, टर्मिनोलॉजी लिख देती हूँ। नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोया। कोया किसे कहते हैं? कोया आप जानते हैं पॉट्स होता है, कॉटन वॉल्स होती हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पका हुआ कपास का फल होता है। क्या होता है? पका हुआ कपास का फल, ओके। क्या होता है? कपास का ये फल होता है, कपास, ओके। कपास का क्या होता है? फल, कपास का फल, ओके। आगे अगर हम बात करते हैं, ओटना क्या होता है? ओटना को हम गीनिंग भी कहते हैं, इसको पॉट्स कहते हैं, लिख लीजिएगा, ओके। ओटना क्या है? अगर ओटने की बात करें, ओटना क्या है, ओके, ओटना क्या है? अगर ओटने की बात करें तो ओटना को हम क्या कहते हैं? गीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गीनिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जब हम बिनौलों को कपास से अलग करते हैं, ओके। आजकल आप नोटिस करोगे, आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा, तो वहाँ पर ऊन से संबंधित टर्मिनोलॉजी को पूछा गया है। ऊन से संबंधित, जैसे कि स्काउरिंग क्या है, तो ये एक टर्म है जो बूल में या ऊन में इस्तेमाल होता है, उसके विषय में पूछा गया है। और भी प्रश्न ऊन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्बोनीकरण, ठीक है, कार्बोनाइजिंग पूछा जाता है, कार्बोनाइजिंग पूछा जाता है। तो ये क्या है? ये ऊन से संबंधित, और ये अभी करंट में इसके क्वेश्चन बने हैं, मतलब जल्दी में ही प्रश्न पूछे गए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ओटना क्या है? ओटना जो होता है, गीनिंग इसको कहते हैं, जब बिनौलों को कपास होते हैं, ठीक है, कपास से जब कपास के बीज में रेशा लगा हुआ होता है। आपको पता है कपास को बीज वाला रेशा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये गीनिंग प्रोसेस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो बीज होते हैं उसी में रेशा लगा हुआ होता है, ओके। तो बिनौलों और जो बीज होते हैं उन्हें बिनौला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? बिनौलों को कपास के रेशे से अलग करना, ठीक है, कपास के रेशे से अलग करना, रेशे से पृथक करना या अलग करना, ओके, अलग करना। अब फ़ोन की स्क्रीन है तो आप देख रहे हो, बस ज़रा से काम में ही स्क्रीन फुल हो गई, ओके। इसलिए मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि या तो मैं इतनी ज़्यादा टाइपिंग करूँ, बहुत ज़्यादा टाइपिंग, क्योंकि सब काम अकेले करना ईजी नहीं होता, लेकिन आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो ओटना आपको समझ में आ गया क्या था? बिनौलों को कपास के रेशे से अलग करना, ये आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, गांठें लगाना, ओके। अगर बस आप एक कमेंट कर देना कि मैम ये क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास मेरी मतलब डेमो का मतलब ये नहीं है कि मैं डेमो के बाद आपसे फीस मांगूंगी, बट डेमो क्लास है कि अगर आपकी क्लास पसंद आ रही है तो आप यस मैम कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको आगे की क्लास पढ़ाऊंगी। नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को इस तरीके की राइटिंग पसंद नहीं आ रही। तो गांठें लगाने का मतलब होता है बेलिंग, ओके। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ बेलिंग, ओके, मैं तो लिख ही रही हूँ तो लिख देती हूँ बेलिंग।
तो गांठें लगाना मतलब बेलिंग। बेलिंग क्या होता है, जब हम कपास के रेशों को क्या करते हैं, बांध कर गट्ठियाँ बनाते हैं। ओके, जब हम कपास को क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, फिर बिनौलों को निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं गिनिंग के माध्यम से, तो उसके बाद मतलब बिनौले से रेशे निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको बांधते हैं, उसकी गट्ठियाँ बनाते हैं। ओके, तो कपास के रेशों, ओके, रेशों को लिख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। रेशों को बांधकर गट्ठियाँ बनाना। ओके, गट्ठियाँ मतलब गट्ठर बनाने। ओके, गट्ठर बनाना ऐसे लिख देती हूँ, गट्ठर बनाना। ओके, बनाना। ओके, अगर आगे हम बात करते हैं धुनाई प्रक्रिया क्या होता है, कार्डिंग। ये प्रश्न बनता है, कार्डिंग से भी गिनिंग, बेलिंग, ये बनते हैं प्रश्न, आपको पढ़कर मतलब ये लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आते हैं प्रश्न। तो कार्डिंग क्या होता है, अगर हम आपसे बात करें धुलाई प्रक्रिया, धुलाई निकल रहा है मुझसे, धुनाई प्रक्रिया कहते हैं, इसको हम कार्डिंग कहते हैं। कार्डिंग में क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप जानते हो कार्डिंग मतलब धुनाई से आपको समझ में आ रहा होगा, जो रेशों में क्या होते हैं, धूल मिट्टी, मतलब धुनाई मतलब क्या है, कूटना पीटना। ठीक है, तो रेशों से क्या करना है, जो रेशे हैं उससे क्या है, धूल के कण। ओके, रेशे आप लिख लीजिएगा, धूल के कण हो गए, धूल कण हो गए। और अगर हम बात करें मिट्टी हो गई, ओके, गंदी मिट्टी हो गई जो कि रेशों को गंदा करती हैं। ओके, और इसके साथ साथ बीज भी होते हैं, बहुत सारे पत्ते भी होते हैं। आप जानते हो पत्तों को सड़ाने के लिए या पत्ते अलग करने के लिए रीपलिंग की जाती है, लीलन में रेटिंग के माध्यम से गलाया जाता है। तो ये सारे क्या है, इनसे अशुद्धियाँ हटाने का काम किया जाता है। स्काउरिंग से ऊन की अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, कार्बोनाइजिंग में भी उनको क्लीन किया जाता है। तो ये सब यहाँ पर हम कपास की ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर मतलब प्रश्न आपको हर जगह से देखने को एग्जाम में मिलता है। तो यहाँ पर धुनाई का मतलब या कार्डिंग का मतलब क्या होता है, धूल कण मिट्टी को जो है या बीज हैं, पत्ते हैं, इन अशुद्धियों को क्या करना, हटाना। ठीक है, जो भी अशुद्धियां हैं, यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिएगा, अशुद्धियां हटाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और मैं क्लियर लिखने की कोशिश करती हूँ। 4 पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से आपको बता दूँ। कंघी करना। ओके, कंघी करना, बस थोड़ा सा मुझे स्लो और होना पड़ेगा। कंघी करना है जिसको हम कॉम्बिंग कहते हैं। ओके, कॉम्बिंग कहते हैं। ओके, कंघी करना, कॉम्बिंग, आप अच्छी सी राइटिंग में लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, तो कॉम्बिंग करना क्या होता है, जब हम रेशो को क्या करते हैं, यहाँ पर नोट करिएगा, समानांतर करते हैं। मतलब कंघे से आप अपने बालों को करते हो ना, बालों को क्या करते हो, समानांतर करते हो, वैसे ही समझो आप क्या कर रहे हो, रेशो को समानांतर कर रहे हो। भाई कंघे से हम बाल काटते हैं, कंघी कॉम्बिंग हम बालों में करते हैं, तो बाल हमारे एक बराबर हो जाते हैं, जो भी होते हैं मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, सीधे सीधे। तो इस तरीके से रेशो को भी क्या होता है, यहाँ पर समानांतर किया जाता है। और एक काम और होता है इसमें, बड़े रेशो को अलग कर लिया जाता है, बड़े रेशो को अलग कर दिया जाता है, और छोटे रेशो को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, अलग अलग। अब छोटे रेशो से आप जानते हो निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाएंगे, और जो बड़े रेशे हैं उससे उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाएंगे। तो समझ में आया, छोटे रेशों को पृथक करना, रेशों को पृथक करना। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट 5 की, तो यहाँ पर हम करते हैं परिसज्जा। परिसज्जा का मतलब क्या होता है, परिसज्जा मतलब फिनिशिंग करना, फिनिशिंग परिसज्जा आप सभी जानते हो। तो ये आप हमेशा एक शब्द याद रखिएगा, वस्त्र पर जब अंतिम रूप से जो कार्य किया जाता है उसे हम परिसज्जा कहते हैं। वस्त्र पर अंतिम रूप से, अंतिम रूप से जो प्रक्रिया की जाती है, अंतिम रूप से की जाने वाली क्रिया। ठीक है, की जाने वाली प्रक्रिया। ओके, की जाने वाली प्रक्रिया, अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। ओके, तो इतना याद रहेगा, जो परिचर्या है वो सबसे लास्ट में की जाती है। ओके, बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, 7 होगा यहाँ पर, पोनी बनाना। ओके, जब हम पोनी बनाते हैं तो पोनी बनाने में हम क्या करते हैं, पोनी बनाना, पहले हमने एक बार जो पढ़ा था, जिसको हमने कहा था गांठे लगाना है, बेलिंग जिसे बोलते हैं। बेलिंग में हमने किया था गट्ठर बनाया था, लेकिन अब हम पोनी बना रहे हैं। पोनी का मतलब होता है स्लीवरिंग। ओके, स्लीवरिंग करना, स्लीवरिंग। ओके, स्लीवरिंग में क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जब धागा कताई होती है ना, तो धागा कताई से पहले की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हम स्लीवरिंग का प्रोसेस करते हैं तो कब करते हैं, जब धागा की कताई होती है। कताई प्रोसेस से ही रेशे से धागा बनता है ना, तो जब ये कताई हो रही है ना, तो कताई से पहले हम क्या करते हैं, पोनी बनाते हैं। कताई से पहले क्या करते हैं, पोनी बनाना, कताई से पहले पोनी बनाना। ओके, और पोनी जैसे हमारे सिर में होती है ना, हम चोटी बनाते हैं पीछे, तो उसे पोनी बोलते हैं, पोनी टेल। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है धागा कताई से पहले पोनी बनाना। ओके, तो आगे अगर हम बात करते हैं सिकुड़न किसे कहते हैं, सिकुड़न यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, सिकुड़न या श्रिंकेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिकुड़न क्या मतलब है, अगर श्रिंकेज की बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे, तो ये भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति। ठीक है, भीगने पर, मान लो पानी में आपने कोई वस्त्र छोड़ा, ठीक है, और वो क्या, वो सिकुड़ गया।
ठीक है। तभी तो हम कहते हैं सिलाई करते समय थोड़ा मार्जिन रखना कॉटन के कपड़ों में खास तौर से, जिससे अगर हम पानी में उसे भिगोएं तो वो सिकुड़ जाए, तो ऐसा ना हो हमारे टाइट हो जाए, ठीक है। थोड़ा हम मार्जिन रख के छोड़ते हैं, या फिर हम कपड़े की पहचान करते हैं कहीं सिकुड़ने वाला तो नहीं है, पता चले हमने या हम सिले सिलाई कपड़े लाते हैं तो लगभग जब फिटिंग के कपड़े हमें मिल जाते हैं तो हम तब भी ये कहते हैं दुकानदार से कि ऐसा तो नहीं है पानी में जाने से ही सिकुड़ जाएगा। तो सिलवट प्रतिरोधकता सिकुड़न जो होती है वो क्या होता है, भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रक्रिया, भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रक्रिया, वस्त्रों के छोटे होने की प्रक्रिया, छोटे होने की प्रक्रिया। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं सिलवट प्रतिरोधकता क्या होती है, अगर हम बात करें तो सिलवट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, सिलवट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो ये जो प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध शब्द क्या हो गया, प्रतिरोध, इससे पहले हमने पढ़ा था सिकुड़न, सिकुड़न मतलब सिलवट पड़ जाना, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा, प्रतिरोध हो गया, रेसिस्टेंस, ग्रीस रेसिस्टेंट, मतलब अब क्या है, क्रीज रेसिस्टेंट, ग्रीस नहीं क्रीज रेसिस्टेंट, मतलब अब क्या होगा, वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है भाई, यही तो हुआ ना, वस्त्र क्या है अब नहीं सिकुड़ेगा। जैसे कि सेंफोराइजिंग, सेंफोराइजिंग क्या कहता है, वस्त्र अब नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझाओ, ठीक है। तो वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं, ओके, सिकुड़ता नहीं, कुछ भी कर लो, सिकुड़ता नहीं, कुछ भी आप अपने शब्दों में लिख लो, बस इतना पता होना चाहिए। सिलवट प्रतिरोधकता में क्या होगा, वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं, ओके। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता जो कि आप जानते हैं ऊन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ओके। प्रत्यास्थता हो गई, प्रतिस्कंदता हो गई, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, इलास्टिसिटी का जो गुण होता है, किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो क्या है, वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, तो उसको ही हम कहते हैं प्रत्यास्थता। और प्रतिस्कंदता क्या होता है, कोई भी चीज़ हम दबाते हैं, ठीक है, खींचने और दबाने का डिफरेंस याद रखिएगा। प्रतिस्कंदता में दबाते हैं चीज़ को, और प्रत्यास्थता में क्या है, खींच कर छोड़ते हैं, और प्रतिस्कंदता में दबा कर छोड़ते हैं कोई चीज़, ओके। तो प्रत्यास्थता खींचने के उपरांत, नोट करिएगा, खींचने के उपरांत पूर्व आकृति या वापस मतलब पूर्व आकृति वापस ग्रहण करना, ओके। आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा, यस मैम, यस का मैं समझ जाऊंगी, मतलब कि आपको क्लास सही लग रही है, कोई नहीं, आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे, और नहीं तो आप नो मैम लिख दीजिएगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम नेक्स्ट क्लास नहीं लाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वापस ग्रहण करना, ओके, ग्रहण का प्रत्यास्थता मतलब होता है खींचने के उपरांत पूर्वाकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता, ओके, प्रत्यास्थता कहलाती है। आगे अगर हम बात करें पॉइंट 11 की अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जो मणिपुरी जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो क्या कहलाती है, मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी, ओके। मणिपुरी जो कढ़ाई होती हैं, तो वो वाली जो कढ़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर कौन सी होती हैं, हाथ से की जाने वाली कढ़ाई, हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई, ओके, प्रकार की कढ़ाई। ऐसे अगर लिखते रहे ऐसे स्क्रीन पे तो आदत हो जाएगी। तो मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी जो होती है उसको हम कहते हैं, जो हाथ से की जाने वाली कढ़ाइयाँ होती हैं वो मणिपुरी कढ़ाइयाँ कहलाती हैं, ओके। बात करेंगे, अब ऐसा नहीं कि और कहीं कढ़ाई होती नहीं है, लेकिन मणिपुरी की जो कढ़ाइयाँ होती है वो विशेष तौर पर हाथ से की जाने वाली कढ़ाइयाँ कहलाती हैं। कुटाई में क्या होता है, कुटाई मतलब वीटिंग, कुटाई करना, कूटना, ठीक है, चाहे धुनाई किया जाए चाहे कुटाई किया जाए, लगभग सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन जो धुनाई है उसमें हमने क्या बताया था, धूल कण मिट्टी को अलग किया जाता है, लेकिन जो कुटाई है, कुटाई आप जानते हो लीलन पर की जाती है, क्योंकि चपटा रेशा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गोल धागे को, ठीक है, गोल धागे से चपटा बनाना, ओके। अभी हमने बताया था लीलन पे होता है तो गोल होता है, तो उसको क्या करते हैं, चपटा बनाने के लिए ये काम किया जाता है, गोल धागे से चपटा बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, इसकी सतह को कूटा जाता है, ठीक है, सतह को कूटा जाता है। तो कुटाई याद रहेगी, कुटाई मतलब बीटिंग, ओके, बीटिंग से याद रखो पीटिंग, ओके। तो बीटिंग, मैंने यहाँ पर बीटिंग लिख दिया है। तो गोल धागे से चपटा बनाने की प्रक्रिया बीटिंग कहलाती है। अच्छा, टेंटरिंग क्या होती है, ओके, टेंटरिंग क्या होती है भाई, टेंटरिंग तो सभी जानते होंगे भाई, जैसे हम कैंची से वस्त्र जो होते हैं, कैंची से वस्त्र अपने घर में काटते हैं, तो वही समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर होता है। तो टेंटरिंग में क्या होता है, जो वस्त्र की चौड़ाई होती है, चौड़ाई में जो असमानता होती है उसको दूर किया जाता है। मान लो कोई कपड़ा है वो कैसा है, इस तरीके का है, ओके, इस तरीके का है, ओके, टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो उसको क्या करेंगे हम, चारों तरफ से बराबर कर दिया, ये बराबर हो गया ना, तो इस तरीके से टेंटरिंग की जाती है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे 40 नंबर मर्सराइजिंग, ओके, मर्सराइजिंग की बात करते हैं, मर्सराइजिंग।
देखो अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परिचर्या में नहीं घुसेंगे, जब चैप्टर आएगा तो हम सब बताएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सतह को चिकना करना। आप सतह किसकी चिकनी होगी, वस्त्र की है ना, सतह को चिकना करना। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप वस्त्र लगा लीजिएगा, वस्त्र की सतह को चिकना करना। कास्टिक सोडे का यहाँ पर प्रयोग होता है, आपको पता होगा। ओके, तो सतह को चिकना किया जाता है। 14 के बाद आएगा 15 नंबर। 15 में क्या होगा, हम साइजिंग की अगर बात करें, साइजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, सतह की दोषों को छुपाया जाता है। सतह के दोषों को छुपाया जाता है, चाहे वो रोएं उठाकर किया जाए। ठीक है, नेपिंग में भी सेम काम किया जाता है, नेपिंग में भी रोएं उठाए जाते हैं। तो सतह के दोषों को छुपाना। कोई निम्न कोटि का वस्त्र है, उससे सुंदर वस्त्र बना दिया, क्या किया, उसमें रोएं हटा दिए, रोएं लगा दिए, मतलब रोएं उठा दिए मशीन के माध्यम से, और क्या है, जिससे उसके सतह के दोष नहीं दिखेंगे, कपड़ा देखने में सुंदर हो जाएगा। ओके, फलालेन की तरह। ओके, नेपिंग में भी सेम चीज़ होती है। तो सतह के दोषों को छिपाना, इसमें साइजिंग में छिपाना, ये भी परिचर्याएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैलेंडरिंग की। कैलेंडरिंग में क्या होता है, कैलेंडरिंग में क्या होता है भाई, एक सेकेंड, कैलेंडरिंग क्या होता है। कैलेंडरिंग वही जैसे हम घर में प्रेस करते हैं, बस यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर करते हैं, कपड़े हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्त्र को अंतिम रूप से, वस्त्र नहीं लिखूंगी मैं, सिर्फ अंतिम रूप से चिकना करना। आप लिख लीजिए वस्त्र अपनी कॉपी में, अंतिम रूप से चिकना करना। तो वस्त्र को अंतिम रूप से यहाँ पर क्या करते हैं, चिकना करने का काम किया जाता है, चिकना करना। ठीक है, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना, कैलेंडरिंग में ये काम किया जाता है। जैसे कि हम घर पर प्रेस करते हैं, इस तरीके से आप समझ जाओ, प्रेस की जाती है, लेकिन वस्त्र से प्रेस से आप जानते हो चिकना हो जाता है कपड़ा। ओके, तो आगे अगर हम बात करते हैं कि मोयरिंग क्या होती है। मोयरिंग की अगर हम बात करें, मोयरिंग तो मोयरिंग जो आपकी होती है, क्योंकि अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे पूरी। वस्त्र को लहरदार बनाना। ठीक है, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना, नमूने अंकित करना। ओके, नमूने अंकित करना। ठीक है, अंकित करना। ठीक है, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना। अगर आपने पढ़ रखा होगा लेसन तो कोई नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, कितनी भी पढ़ाई कर रखी हो, लेकिन रिवीजन समय समय पर करना चाहिए। व्यंजन, ओके, व्यंजन या ब्लीचिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का पीलापन दूर करना। सफ़ेद वस्त्रों पर जो पीलापन होता है उसे दूर करना, या फिर कह सकते हैं पीलापन दूर करने के अलावा उज्ज्वलता लाना, पीलापन दूर करना, या वस्त्र पर उज्ज्वलता मतलब सफ़ेदी या चमक लाना। ठीक है, दूर करना, पीलापन दूर करना, सफ़ेदी चमक लाना। ओके, सफ़ेदी व चमक लाना, सफ़ेदी व उज्ज्वलता लाना। ओके, तो ये चीज़ें हम क्यों करते हैं, व्यंजन पे ब्लीचिंग भी करते हैं। खास तौर से अगर हम बात करें तो कॉटन पर किया जाता है। लीलन पर प्राकृतिक परिचर्या की जाती है कि वस्त्र को घास पर धूप में सुखा दो। लीलन जितना ज़्यादा हरी घास पर आप सुखाओगे, क्लोरोफिल की प्रोसेस में क्या होता है, ये अपने आप ही चमक आ जाता है। ये नेचुरल फिनिशिंग चाहता है लीलन का वस्त्र। ओके, बात करते हैं हम नैपिंग की। नैपिंग की अगर हम बात करें, अभी हमने जस्ट इसकी बात की थी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना। वस्त्र की सतह पर रोएं को उठाने का फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ पर भी क्या है, दोष छुप जाएंगे। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना, ओके, रोएं उठाना। अब कंडीशन दोनों हो सकती है, जब आपको रोएदार वस्त्र बनाना होगा तो भी आपको रोएं उठाने हैं, जब आप वस्त्र के दोषों को छुपाओगे तो भी रोएं उठाओगे। तो साइजिंग में आप ऐसे मान सकते हो, सतह के दोष को छुपाने के लिए रोएं उठाए जाते हैं। नेपिंग में आप ऐसे मान सकते हो कि कोई वस्त्र ही आपको बनाना है, मान लो सस्ते या निम्न कोटि का कोई कपड़ा है, चाहते हो वो सुंदर दिखने लगे, तो उस पर क्या किए, रोएं उठा दिए, देखने में सुंदर लगने लगेगा। ओके, तो वस्त्र की सतह पर रोएं उठा दिया। नॉर्मल भी आप चाहते हो कि रोएदार वस्त्र बने, तो आपने क्या किया, रोएं उठा दिए। तो ऐसे समझ सकते हो। परिष्कृत करना है, जिसे हम फिनिशेस कहते हैं, इसको हमने बता दिया, वस्त्र को अंतिम रूप से परिष्कृत करना या नवीनीकरण हेतु तैयार करना, ये प्रक्रिया की हमने बात कर ली है शायद आपसे। अब हमारे पास कुछ रह गए हैं, एक रह गया इस्त्री करना। ठीक है, इस्त्री करना कितना नंबर था, नंबर भी भूल गई। इस्त्री करना, प्रेस करना अभी तक मैं याद करे हुए थी। इस्त्री करना कोई बात नहीं, आप नंबर डाल लीजिएगा। इस्त्री करना जो होता है, प्रेस करना, इस पर भी आप जानते हो क्या करते हो, ताजगी एवं नवीनता लाते हो। ताजगी एवं नवीनता लाना, ताजगी एवं नवीनता लाना कार्य होता है किसका, प्रेस का। प्रेस जब हम करते हैं, आयरनिंग करना बोलते हैं। और कौन सी परिचर्याएँ होती हैं, या फिर अभी तो हमें टर्मिनोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपकी मेनली टेक्सटाइल में दी हुई हैं लगभग सभी बुक्स में, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक होती है वाटर प्रूफिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल अभेद। ओके, जल अभेद फिनिशिंग। जल अभेद में आप क्या कह सकते हो, जैसे जो वस्त्र होता है, वस्त्र पर क्या होगा, जल प्रवेश नहीं करेगा। जैसे आप बरसाती पढ़ा होगा, रेन कोट आपने पढ़े होंगे, ठीक है, देखे होंगे, यूज़ भी करे होंगे। तो वस्त्र में जल को रोकना, वस्त्र में जल को रोकना,
जल के प्रवेश को रोकना, जल को रोकना। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं अग्नि अवैध, अग्नि अवैध, अग्नि अवैध आप जानते हो फायर प्रूफ जिसे बोलते हैं। तो वस्त्र की अग्नि से रक्षा, जैसे आपके कह सकते हैं जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जो आग वगैरह को बुझाने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इस तरीके का कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो अग्नि अवैध पर कपड़े हो गए या फिर फायर प्रूफ वस्त्र कहे जाए तो वो क्या होते हैं, वस्त्र की अग्नि से रक्षा करने के लिए होते हैं। ओके, कि आप अगर आपको आग के करीब जाना है तो आपके वस्त्र जले नहीं, और वस्त्र नहीं जलेंगे तो आप भी बच जाओगे। ठीक है, तो अग्नि से रक्षा करना। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं, एक होता है रिस्क प्रूफिंग या फिर जंग अवैध। जंग अवैध मतलब जंग जिसमें आयरनिंग की वजह से होता है। जैसे आयरन होता है, आयरन लोहा होता है, तो लोहे की बाल्टी में, पहले के समय में ज़्यादातर लोहे की बाल्टियाँ चलती थी जब हम गांव में रहते थे, तो अक्सर अगर थोड़ी देर को कपड़ा छोड़ दिया जाता था तो उसमें दाग लग ही जाता था। लेकिन अब प्लास्टिक की बकेट चलने लगी हैं तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपने रिस्क प्रूफ कर दिया है, मतलब जंग से अवैध, मतलब अवैध का शब्द, अवैध का अर्थ आपको याद रखना है। अवैध का मतलब होता है कि भाई अब वो चीज़, वो समस्या नहीं होगी जो थी। ठीक है, अवैध मतलब अब आपकी रोक हो गई है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वस्त्र पर जंग नहीं लगेगी। क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जंग अवैध हो गया। एक दो और बच्चे हैं आपके, एक होता है इंसेक्ट्स एंड मोथ प्रूफिंग। हैं बहुत सारे, मान लो आप भूल में जो भी आप प्रोसेस पढ़ते हो वो भी इसकी टर्मिनोलॉजी में ही आ जाएंगे। ठीक है, आप लीलन में पढ़ते हो वो भी आ जाएंगे। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी जो है टेक्सटाइल की, जो राइटर हैं जिन्होंने लिखा है टेक्सटाइल की बुक्स को, तो उन्होंने उन्हें अलग से समेट दिया है। तो आयोग कभी कभी क्वेश्चन बाहर से पूछ लेता है, तो जो ये अलग से दिए हैं वो हम पढ़ ले रहे हैं, जो बुक्स में स्पेशली दिए हुए हैं। बकाया तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सारे चीज़ें। एक होता है आपका कीड़े अवैध, जिसे हम मोथ प्रूफिंग कहते हैं, जिसकी हमने अभी बात भी की थी ऊन में। ठीक है, कीड़ा अवैध हो गई। और एक होता है फफूंद, या जिसे हम मेल्ड्यू प्रूफिंग कहते हैं, जो कपास वगैरह के वस्त्र, जो वनस्पतिक रेशे होते हैं उन पर की जाती है। तो ये जो कीड़े अवैध होते हैं, जो इंसेक्ट एंड मोथ प्रूफिंग होते हैं, ये मतलब क्या है, वस्त्र पर कीड़े और मतलब फफूंदी नहीं लगेंगी, वस्त्र पर कीड़े एवं फफूंदी नहीं लगेंगी। ओके, कीड़े एवं फफूंदी नहीं लगेंगी, एवं फफूंदी नहीं लगेंगी। तो ये क्लास आज हम जो है ना इतनी ही करते हैं। ओके, इतनी ही करते हैं, नहीं लगेंगे। क्यों करते हैं, एक बार मैं आपका व्यू चाहती हूँ कल, कि आप क्या चाहते हो मैं इस तरीके की क्लास आपको लिख कर पढ़ाऊँ। बस थोड़ा राइटिंग का इशू है और कोई इशू नहीं है। राइटिंग भी आपकी जल्दी ही देखो व्यवस्था कर लेंगे हम। अब ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक क्या हम ऐसे पढ़ाएं, आपके यस और नो पर कल की क्लास डिपेंड करेगी। तो अगर आपकी क्लास अच्छी लगती है तो हम ऐसे कंटिन्यू रखते हैं। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशों का वर्गीकरण। ओके, वर्गीकरण। और अगर छोटी क्लास लगेगी तो हम कुछ और टॉपिक बढ़ा देंगे इसी में। तो मिलते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।